धमाका सेल आ गया है। इस मॉनसून आप सभी को मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ। जी हां, हम आपके सपनों को साकार करने के लिए सुपर कोचिंग पर दे रहे हैं एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के साथ साथ 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, एजेई, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीएससी, नॉन पीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन 3 दिनों में डिस्काउंट्स का लाभ उठाइए। अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हो आप सब लोग? जी हाँ, सब तक मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वी विल स्टार्ट विद द सेशन की शुरुआत करते हैं। पर सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए ताकि बाकी भी हमारे जो दोस्त है वो सेशन को जुड़ जाए, वो सेशन को ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे को लेके, और ये डे बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे की बात की जा रही है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे है जिसे आज ऑब्जर्व किया जा रहा है 2014 से। फ्रॉम द ईयर 2014 यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, स्पेसिफिकली यूनेस्को के द्वारा। इस बार का थीम देख लेते हैं। थीम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं, तो इस बार का थीम देख लीजिएगा। स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स, यूथ फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, ये इस बार का थीम रखा गया है। ये फोटो एग्जैक्टली यूएन के वेबसाइट से ही आपके लिए लाया गया है। एक और बात, इंडिया में हमारे पास स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एक बार मिनिस्टर साहब का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए कि हमारे देश के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। के एंड हमारे पास वी हैव दिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और जिस योजना के तहत हम इंडिया में स्किल एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं। स्किल सेंटर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट कर चुकी है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान सर यहाँ पे मिनिस्टर आते हैं। याद रखिएगा, बड़ा सिंपल पॉइंट है। 2014 से इस डे की शुरुआत हुई और इस बार का थीम क्या रखा गया? स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन टीचर्स एंड ट्रेनर्स सो दैट जो आने वाली जनरेशन, आने वाला यूथ है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर की तरफ आराम से बढ़ सके। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डे। यहां पे एक और चीज ध्यान रखने जैसी है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, आईएलओ यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा ये तो बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द पोर्तुगल गवर्नमेंट इनके एक स्पॉन्सरशिप इवेंट ऑर्गेनाइज किए, इसलिए इन दोनों गवर्नमेंट्स के अथॉरिटीज का यहाँ पे फोटो है, बट वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में क्रिएट किया गया, जिनीवा में हेडक्वार्टर है। हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि G20 का जो अभी रिसेंटली लेबर रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडिया ने उसे ऑर्गेनाइज किया, बट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जिनीवा, जहां पे हमारे भूपेंद्र यादव सर जो लेबर मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं वो भी गए थे। पर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये धर्मेंद्र प्रधान सर के पास आती है। दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डे। आगे बढ़ने से पहले या आगे बात करने से पहले दोस्तों, रोज सुबह 7 बजे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हमारा ये सेशन होता है डेली करंट अफेयर्स। इसके अलावा 3 बजे के टाइम फ्रेम में हम स्पेसिफिक एग्जाम के ऊपर फोकस करते हुए कुछ बैचेस चलाते हैं। फिलहाल ईपीएफओ एसएसए की हमारी बैच चल रही है इस टाइम फ्रेम के अंदर। इसके अलावा एक और है, 11:30 बजे हमारा एक मास्टर क्लास होता है, फ्री मास्टर क्लास। वो हमारे ऐप पे या हमारे वेब पोर्टल पे आपको दिखाई देगा। आप बिल्कुल उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन को। कल कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, उस क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। बाय द वे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए। जो नोट्स है, ये नोट्स इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो, तो कल क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस थे। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल के नीचे एक पोजीशन होती है सॉलिसिटर जनरल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अटॉर्नी जनरल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 76 कौन है? एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, देखते कितने लोग आंसर करेंगे। कई बार उनके नाम के ऊपर हमारी बात हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर है, वापस उनको रीअपॉइंट किया गया। 3 साल का टेन्योर होता है, पर ये कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, कभी भी इनको निकाला जा सकता है। तो ये 3 साल का भले ही टेन्योर होगा, पर ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the first Bangladeshi American and a female Muslim federal judge in the USA? So उनका नाम है नुसरत चौधरी। वैसे बांग्लादेश का ओरिजिन है, बट यूएस के ही सिटीजन है और पहली मुस्लिम महिला भी है।
दोस्तों काफी सारी चीजें पहली बार इनके अपॉइंटमेंट की वजह से हो रही है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। Who has been appointed as a special director of CBI? सीबीआई की वजह से हेड प्रवीण सूद सर है फिलहाल, पर स्पेशल डायरेक्टर की पोजीशन पे अजय भटनागर सर को अपॉइंट किया गया है। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्या पूछते हैं वहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्पेशल डायरेक्टर पूछा गया या फिर जो डायरेक्टर जनरल है सीबीआई के वो पूछा गया। तो अगर प्रवीण सूद सर के बारे में क्वेश्चन है या फिर अजय भटनागर साहब के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो दोस्तों, आज एमसीक्यूज नहीं है, हम डायरेक्टली न्यूज के अंदर जंप करेंगे, डायरेक्टली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। काफी सारी न्यूज है जिन पर डिस्कशन करना है, जिन पर बातचीत करनी है। बट आगे बढ़ने से पहले मॉनसून धमाका सेल का आज का आखिरी दिन है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और एक बड़ी अच्छी बात है कि 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो जो पहले 6 मंथ्स का था उसके अंदर और एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, चाहे बैंक एग्जाम हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, ईपीएफओ एसएस या फिर आरआरबी पीओ। ये सारी लाइव बैचेस है जो आपको मिलेगी। इसके अंदर कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स के अलावा लाइव सेशंस भी रहते हैं। बहुत जल्दी मेरे भी लाइव सेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, सो यू नीड टू यूज दिस कोड। आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा। सो नेम ऑफ द कोड इज पुष्पक। सो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा। स्पेशली ये बैच काफी ज्यादा फिलहाल इंपॉर्टेंट बन रही है, बिकॉज ये 2 एग्जाम तो पास में आ गई, बट ये इसके फॉर्म निकले हुए, तो याद रखिएगा। एनीवेज बाकी जगह पे भी आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी अवेलेबल होगी। सो लाइव सेशंस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एज वेल एज प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहला न्यूज बड़ा सिंपल है, कई बार इसके ऊपर हमारी बात हुई है। मेनी ऑफ द टाइम्स वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने सारी चीजें अपडेट करते रहा। मैं आपको एक बार रिविजिट कर लेते। कल चंद्रयान का सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुआ। अब इसे चांद तक पहुंचने के लिए 42 डेज लगने वाले हैं। Okay, so it will reach the part of moon in 42 days. यहाँ पे नियर अबाउट 4 थ्रस्टर्स यूज किए गए, LVM3 एंड LVM4 LVM3 एंड 4 इसका यूज किया गया। लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 मार्क 4 इसके मदद से इसे लॉन्च किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट लैंडर रोवर पेलोड्स टोटल कितने केजीज के, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे है। 2019 में हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 2, पर इसका लैंडिंग जो है वो सही सक्सेसफुल नहीं रहा, थोड़ा सा दिक्कत वहां पे आ गई थी। फिर अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। तो काइंड ऑफ अ वेरी प्राउड मोमेंट। कल टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ एक मैसेज भी शेयर किया था कॉस्टिंग को लेके। सो यूएस से कई गुना कम अमाउंट में टोटल, अगर 1 2 3 तीनों की बात की जाए तो काफी सोफिस्टिकेटेड और काफी कम दाम में हमने इसका लॉन्चिंग किया है। सो वी शुड बी रियली वेरी प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट ऑफ इसरो, एंड उम्मीद करते कि ये सक्सेसफुली लैंड हो जाए, जिस सॉफ्ट लैंडिंग की हम वेट करते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अब कल का दिन और काफी सारी चीजों के लिए काफी याद में रहेगा। सो बैस्टाइल डे परेड जो फ्रांस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बैस्टाइल डे बेसिकली क्या है, इसके ऊपर लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर एक जीत सी हासिल हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो उसी को 1790 से 1790 से सेलिब्रेट करना शुरू किया। जो प्रिजनर्स जेल में थे उनको छुड़वाया गया था 1789 में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक जीत हासिल हुई थी। उस पर्टिकुलर मूवमेंट को 1790 से 1790 से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार हमारे देश के पीएम साहब को चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया, एंड ये बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए, नो डाउट। बट इसमें केवल अकेले पीएम साहब नहीं गए, उनके साथ हमारा पंजाब रेजिमेंट था, इसके साथ गढ़वाल रेजिमेंट का बैंड था, हमारे राफेल प्लेन थे, और हमारा नेवी का भी एक ट्रूप था। टोटल 241 मेंबर्स ऑफ ट्राई सर्विसेज, यहाँ पे आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, तीनों सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। टोटल 241 मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इनमें से पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट्स की बात करेंगे। इसके अलावा हमारा 101 स्क्वाड्रन ऑफ हाशिमारा राफेल प्लेन्स,
हमारे देश में 36 राफेल प्लेन्स है, उसमें से कुछ राफेल प्लेन्स अंबाला के गोल्डन एरो के पास है और कुछ राफेल प्लेन्स 101 स्क्वाड्रन जो हाशिमारा वेस्ट बंगाल में है वहां पे है। तो उसमें से जो हमारा हाशिमारा वाला स्क्वाड्रन है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर। तो याद रखिएगा, यहां पे भी काफी सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में डेफिनेटली बन सकते हैं। आपको बताऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, याद है? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन शब्दों का ओरिजिन हुआ था। इन शब्दों के बारे में सबसे पहले बात हुई थी। सबसे बड़ी बढ़िया बात है फ्रैटर्निटी, भाईचारा, जिस शब्द की हम लोग बात करते हैं कई बार। यस, कई बार लोग भूल जाते हैं कि देश में भाईचारे से रहना होता है, बट स्टिल इंडिया में काफी बेहतरीन तरीके से उसे मेंटेन किया जाता है। तो ये शब्द का ओरिजिन कहीं ना कहीं इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किया गया। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, याद रखिएगा, जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए जरूरी है वो इस यहां पे मेंशन की गई है। हम 26 प्लेन्स, राफेल प्लेन्स खरीदने वाले हैं, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसमें से 22 प्लेन्स ये 1 सीटर है और बाकी जो प्लेन्स है 4 प्लेन्स वो 2 सीटर ट्रेनिंग प्लेन्स रहेंगे। ये जो प्लेन्स है ये नेवी के एंगल में खरीदे जा रहे हैं। राफेल प्लेन्स डसॉल्ट कंपनी इसको बनाती है। सो कल हमने न्यूज देखी थी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको रक्षा मंत्री हमारे डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, उनके द्वारा इसे परमिशन दी गई है। ठीक है, एक और चीज, 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को भी यहां पे परचेस किया जाएगा। तो ये भी एक डील हम डिस्कस किए थे। अब ये एक और बड़ा न्यूज है, मोदी साहब को ये 14वां मोदी साहब का ये अवार्ड है इंटरनेशनल लेवल का। सो इमैनुअल मैक्रोन साहब आपको दिख रहे होंगे और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड फ्रांस का वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड है। अवार्ड का नाम है, ध्यान दीजिएगा, वेरी सॉरी, सो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। नेपोलियन बोनापार्ट ने इस अवार्ड की शुरुआत की है। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बना के भी इसके बारे में डाला था। ये अवार्ड वैसे 5 अलग अलग डिफरेंट पार्ट में होता है, तो इसमें से जो ग्रैंड क्रॉस है ये 5th पार्ट है। सो ये अवार्ड दिया गया है मोदी साहब को। सो काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, काफी बेहतरीन अवार्ड है और ये मोदी साहब का टोटल 14th अवार्ड है अगर उनके पूरे कार्यकाल की बात की जाए। लास्ट टाइम जब उनको इजिप्ट के द्वारा अवार्ड दिया गया था तब भी हमने इस पॉइंट के ऊपर बात की थी। तो याद रखिए, इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में मोदी साहब को कौन से अवार्ड मिले, तो अगर बात की जाए, फिजी का है, पापा न्यू गिनी का है, इजिप्ट का जिसके ऊपर लास्ट टाइम बात की थी, और अभी यहां पे अवार्ड दिया गया है बाय दी यस फ्रांस गवर्नमेंट। ये बाकी अवार्ड्स के फोटोज है और लिस्ट भी यहां डाल के रखी। वैसे लास्ट टाइम भी हमने इस लिस्ट के ऊपर डिस्कस किया था, तो एक बार वापस रिवीजन के एंगल में इस लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। पहले बात कर चुके तो थोड़ा सा आगे बढ़ते, बिकॉज बाकी भी न्यूज है जिनके ऊपर डिस्कशन हमें करना है। जी हाँ, ये एक और न्यूज है। इस न्यूज के ऊपर वैसे मैं आपके साथ अलग से थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। अभी फिलहाल बस देख लेते हैं, इस न्यूज के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज ये सेशन बेसिकली आपके सामने रिकॉर्डेड मैनर में है। शायद आप में से कई लोग समझ चुके होंगे, बट टुडे वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन इन रिकॉर्डेड मैनर के। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ लाइव बात करना चाहूंगा और वो बातचीत आपके साथ आगे आने वाले सेशंस में की जाएगी। तो अभी बस डिस्कस कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा बाउंड्री है चाइना के साथ। और कई बार चाइना कहता कि ये बाउंड्री इलीगल है, मैकमोहन लाइन जिसे कहते हैं, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ मैकमोहन लाइन। और चाइना कई बार उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। यूएस ने इंडिया का सपोर्ट किया। यूएस का ये कहना है, यूएस के सीनेट का ये कहना है कि इंडिया का ये इंटीग्रल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत बड़ा इश्यू है वैसे। इसमें काफी पॉलिटिकल रूमर्स है, काफी पॉलिटिकल मिसकंसेप्शंस है और काफी कुछ बिटर ट्रूथ भी है। कुछ ऐसी सच्चाई है जो अभी भी दिल को चुभती है, पर कुछ ऐसी अफवाहें भी है जो अननेसेसरली हवा क्रिएट करती है। सो विल टॉक अबाउट दिस इन अवर लाइव सेशन, तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं, बस मैकमोहन लाइन याद रखिएगा। 120th anniversary of Indian government's mint celebrates in Hyderabad with a commemorative Soviet coin। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा न्यूज बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास प्रिंटिंग प्रेसेस है, हमारे पास मिंटिंग प्रेसेस भी है। देयर इज वन अथॉरिटी कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। एक और कंपनी का नाम आपने शायद सुना होगा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये कंपनी आरबीआई के अंडर आती है।
और ये जो कंपनी है स्पेशल प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि इसका मैसूर और साल्बोनी के अंदर प्रिंटिंग प्रेसेस है। ये आरबीआई की अथॉरिटी है, ये आरबीआई के ओनरशिप के अंडर आती है। यहां पे प्राइवेट लिमिटेड भी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। ये अथॉरिटी गवर्नमेंट को मदद कर सकती है, गवर्नमेंट को अगर प्रिंटिंग प्रेसेस की रिक्वायरमेंट है तो हेल्प कर सकते हैं, बट इसकी ओनरशिप आरबीआई के अंडर आएगी। सो विल डिस्कस इट लेटर ऑन, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। स्पेशल प्रिंटिंग एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो अथॉरिटी है, वैसे इस अथॉरिटी को क्रिएट किया गया था 2006 में, इसको बनाया गया 2006 में। अब इसके अंदर ना प्रिंटिंग प्रेसेस आती है, जैसे नासिक का प्रिंटिंग प्रेस है, देवास का प्रिंटिंग प्रेस है, हैदराबाद के अंदर भी एक प्रिंटिंग प्रेस है। पर जो हैदराबाद का प्रिंटिंग प्रेस है काफी पुराना है। हैदराबाद में दो चीजें, एक मिंटिंग होती है, मींस कॉइन का भी मिंटिंग होता है, और साथ में एक बहुत पुराना प्रिंटिंग प्रेस भी है। इसका यूज नॉर्मली हम लोग नहीं करते। मिंटिंग का यूज, मिंटिंग मतलब जहां पे कॉइन बनता है, प्रिंटिंग जहां पे करेंसी नोट बनेगी, ठीक है, ये डिफरेंस शायद आपको याद होगा। चलो एक और पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। हमारे पास मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा के इन जगहों पे हमारे पास एक्चुअली हमारी मिंटिंग प्रेसेस है। मिंटिंग मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर, हैदराबाद के अंदर और नोएडा के अंदर के प्रिंटिंग प्रेसेस हमारी नासिक में है, देवास में है और एक हैदराबाद में, बट जो इतनी स्ट्रांगली काम नहीं करती। और एक सिक्योरिटी पेपर का भी एक प्रेस है जहां पे पेपर बनता है जिससे हम करेंसी प्रिंट करते हैं, वो नर्मदापुरम में है, मध्य प्रदेश, जिसको पहले होशंगाबाद कहा करते थे, अभी नर्मदापुरम कहते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर। ये चार, यहां की तीन और वो नर्मदापुरम, ये सब कुछ इनके अंडर आता है। देवास सॉरी मैसूर और साल्बोनी कम्स अंडर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ये चार, ये तीन और वो नर्मदापुरम, ये चीजें आती है। अब इसमें से हैदराबाद की बात करेंगे। हैदराबाद के अंदर जो मिंटिंग प्रेस हमारे पास है या प्रिंटिंग की अथॉरिटी हमारे पास है, बेसिकली उसे 1803 में क्रिएट किया गया था निजाम के द्वारा, 1803। बट उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे बदलाव हुए, पर जिसका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 120 सेलिब्रेशन, उसको एक्चुअली 1903 में क्रिएट किया गया था। इंडिया के इंडिपेंडेंस 1950 में ये फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गई, पर 1903 में इसे क्रिएट किया गया। तो बड़ी पुरानी मिंटिंग अथॉरिटी है, बड़ी पुरानी प्रिंटिंग अथॉरिटी है, तो उसका 120th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन यहां पे है। ध्यान रखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो कॉइन्स होते हैं, किसी भी अमाउंट का कॉइन होगा, वो आरबीआई के अंडर नहीं आता, वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। वो गवर्नमेंट डिसाइड करती कौन सा कॉइन मिंट करना, कौन सा कॉइन नहीं मिंट करना। तो ये सारी अथॉरिटी गवर्नमेंट की होगी, और 1 रुपी से ऊपर जितनी करेंसी नोट है वो फिर आरबीआई के अंडर आती है, वो फिर आरबीआई प्रिंट करता है। हमने बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस में इसके बारे में डिस्कस किया। तो याद रखिए, कुछ ईयर्स बड़े मैटर करते हैं और कुछ कंफ्यूजन, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बड़े मैटर करेंगे। तो ये आरबीआई की अथॉरिटी कॉल्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड, इसके एंड में लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स भूल ही जाते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। मैं हमेशा एक बात करता हूं, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस उसका स्ट्रांग बनता है जो सही तरीके से पढ़ता है, क्योंकि जो चीज लिखी हुई होती है ना, उसी में उसका अर्थ छुपा होता है। हम उसका अर्थ यहां वहां ढूंढते रहते हैं, विकिपीडिया, चैट जीपीटी, ये वो अलाला फलाना, बट उसी शब्द को या उसी सेंटेंस को अगर सही तरीके से पढ़ा तो वहीं पे बहुत सारे चीजों के आंसर्स मिल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, स्पेशली इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में काफी हेल्पफुल रहेगा। चलो, तो ये था न्यूज, आगे बढ़ते हैं। यहां पे गोवा के सीएम साहब दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर प्रमोद सावंत, और हमारे आयुष मिनिस्टर एज वेल एज इनलैंड वाटरवे पोर्ट शिपिंग सर्बानंद सोनोवाल साहब दिखाई दे रहे हैं। तो क्या न्यूज है, किस चीज का इनॉग्रेशन किया गया? तो सिंपल है, आयुष हेल्थ सर्विसेज एंड रिसर्च फैसिलिटी गोवा के अंदर इनॉग्रेट की गई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने लिंक डाल के रखी हुई है पीआईबी की, बट स्टिल देयर इज नो नीड टू रीड इन डिटेल। बट सिंपल याद रखना कि आयुष हेल्थ सर्विस एंड रिसर्च फैसिलिटी रिसेंटली कहां पे इनॉग्रेट किया गया एंड हु इनॉग्रेटेड? इनॉग्रेटेड ऑब्वियसली आयुष मिनिस्टर हमारे सर्बानंद सोनोवाल साहब करेंगे, और गोवा के अंदर इसे इनॉग्रेट किया गया। ये सर्विसेज रिसर्च सेंटर दिल्ली के अंदर भी है, महाराष्ट्र में भी क्रिएट किया गया, लास्ट टाइम उसका इनॉग्रेशन किया गया था, अभी गोवा के अंदर भी इसे क्रिएट किया गया। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी,
सोवा रिगपा, नेचुरोपैथीज, ये जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन पैथीज है ये सारी आयुष के अंदर आती है। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि डब्ल्यूएचओ के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक हमारा सेंटर बन रहा है वर्ल्ड वाइड का, वो कहां बन रहा है, किस स्टेट में और किस सिटी में। कई बार डिस्कस कर चुके पर एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। दूसरा, याद होगा हमने कल के लेक्चर के अंदर ही कवर किया था कि आयुष मिनिस्ट्री एक बड़े रीजनल ग्रुप के साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही है न्यू दिल्ली के अंदर। एशियान, जी हाँ, एशियान के साथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और हम जामनगर की बात कर रहे थे जहां पे डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर सेंटर ओपन किया जा रहा है। ये अलग न्यूज है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इसे इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों MOVCDNER के। इस नाम से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि MOVCDNER वाज इन न्यूज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, या इसमें से किसी एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछा गया। सो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, वैल्यू चेन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसका सही तरीके से सप्लाई, स्टोरेज, सब कुछ होना चाहिए ना, तो इसके लिए इस स्कीम को बनाया गया। इसका फेज 3 है, इसका रिव्यू प्रोसेस की गई। फेज 1 कब स्टार्ट हुआ, विल टॉक अबाउट दैट। ये योजना कब स्टार्ट हुई इसके ऊपर बात करते हैं, पर पहले ध्यान दीजिए दिस स्कीम इज अंडर रिव्यू, इसका प्रोग्रेस रिव्यू किया जा रहा है बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। और कौन मिनिस्टर है एक बार जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। उनके पास टूरिज्म और कल्चर मिनिस्ट्री भी आती है, ठीक है, वही फिलहाल मिनिस्टर है। बट अभी यहां पे उस मिनिस्ट्री की बात नहीं की गई है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप देगी और 90% स्पॉन्सरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, हार्डली 10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को खर्च करना पड़ेगा। चलो बात करते कि एग्जैक्टली योजना कब स्टार्ट हुई थी के। सो इस योजना की शुरुआत दोस्तों वैसे की गई थी, कहां गया, जस्ट वन सेक, या कभी कभी कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। हाँ, मैं वही सोचूं कि पॉइंट तो था 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2015-16। ओके, देखिए पर्पस क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें यूज हो रही है। दिस ऑल स्कीम्स बीइंग यूज्ड ओवर हियर, ओके, इनका भी रिव्यू किया गया और प्लस ये स्पेसिफिक स्कीम है जहां पे ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो जो ऑर्गेनिक, सिक्किम की बात करते हैं, ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे पहला 100% ऑर्गेनिक अचीवमेंट ये सिक्किम के द्वारा किया गया। तो बाकी भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये बहुत सही तरीके से डेवलप हुआ है, पर ये सप्लाई चेन जो है, वैल्यू चेन जो है, ये भी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए इस योजना को 2015-16 में लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। दैट विल बी इनफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज। चलो वापस जाते हैं हमारे न्यूज के तरफ। 95th ICAR फाउंडेशन डे एंड टेक्नोलॉजी डे, 16 से 18 जुलाई इसके सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करते हैं, 1929 में आईसीएआर को क्रिएट किया गया, 1929, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिमांशु गुप्ता सर फिलहाल इसके हेड है, इसके इंचार्ज है, तो यहां पे भी एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा एंड विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चीजें और यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आते। सो चलो जस्ट वन सेक, दोस्तों सॉरी, हिमांशु पाठक सर यहाँ पे हेड है, हिमांशु गुप्ता मैंने शायद बोल दिया, हिमांशु पाठक सर यहाँ पे हेड है। 1929 में आईसीआर को बनाया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। 16 to 18 ऑफ जुलाई इसका सेलिब्रेशन होगा एंड द सेलिब्रेशन विल बी कंडक्टेड और विल बी हेडेड बाय नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, साथ में पुरुषोत्तम रूपाला सर भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे इसके सेलिब्रेशंस के लिए। या बाकी तो यहाँ पे इनफ है, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, ये यस आईसीएआर के सेलिब्रेशंस यहाँ पे ही किए जाएंगे, या बाकी इज मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम्स, बाकी तो इनफ रहेगा, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। जी, कोल मिनिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहाँ पे डिस्कशंस डिटेल में करने पड़ेंगे। वन सेक,
coal ministry. The news is regarding the coal gasification project with the outlay of 6,000 crore. कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट. कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब कोल माइनिंग होती है ना, तो कोल के ऊपर एक लेयर होती है गैस की. सो इफ विल एक्सकैवेट दैट गैस, वी कैन यूज इट फॉर द एनर्जी क्रिएशन. तो कई सारे कंट्रीज में कोल माइनिंग करने से पहले कोल गैसिफिकेशन किया करने की एक प्रोसेस है. सो टू क्रिएट, टू यूज दैट, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं. इसी के लेके कोल मिनिस्ट्री, जल्दी कोल मिनिस्टर साहब का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. तो ही इज थिंकिंग कि 6,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए. अगेन यहां पे कंसिडरिंग लिखा हुआ है, तो अभी तक ये स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, पर होने वाली है, तो उसी के अराउंड यहां पे है. देखिए, कोल गैसिफिकेशन ऑफ 100 मिलियन टन बाय 2030. यहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोल गैसिफिकेशन कितने मिलियन टन का हमें अचीव करना है. तो 100 मिलियन टन का बाय 2030, दैट इज अ पॉइंट मेंशन बाय द कोल मिनिस्ट्री ओवर हियर. दैट विल बी इनफ. बाकी तो यहाँ पे इनफ रहेगा. कोल गैसिफिकेशन की बात करें तो मिथेनॉल, अमोनिया जैसे अलग अलग, देखिए कोल गैसिफिकेशन के अंदर का यूज अगर करेंगे तो नेचुरल गैस, मिथेनॉल, अमोनिया जैसी चीजों के लिए बाहर कंट्रीज पे हमें डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो 2030 विल बी मोर देन इनफ. एंड ये आने वाला है, अभी तक आया नहीं है. सो इट्स अ प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट्स इट, दैट विल बी इनफ. चलो आगे बढ़ते हैं. आपदा सेवा सदैव, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात हो रही है. नाउ हमने डिजास्टर रिस्पांस को लेके कई सारी न्यूज कवर की. आपको याद होगा, एक न्यूज हमने बात की थी कि होम मिनिस्ट्री द्वारा 8,000 करोड़ की 3 स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया. इफ यू रिमेंबर, एक फायर के लिए था, एक अर्बन फ्लडिंग के लिए था, और एक लैंडस्लाइड मैनेजमेंट के लिए था. हमने एक और न्यूज कवर की थी 2 दिन पहले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ स्टेट्स के लिए एक फंड रिलीज किया डिजास्टर के लिए. एक और न्यूज है जो कल अनाउंस की गई. हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने बाढ़ का एक आतंक देखा होगा, तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश को 180 करोड़ का फंड है जो हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है. याद रखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां पे बनेगा. सो रिसेंटली आवर स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दैट कि जो रेगुलर पैसा मिलता है वो तो मिलेगा, इसके अलावा 180.40 करोड़ ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को दिया जा रहा है इस बाढ़ से राहत के लिए, ये राहत सप्लाई करने के लिए. सुक्कू सर ये फिलहाल हिमाचल प्रदेश के सीएम है और काफी बड़ी प्रॉब्लम हिमाचल फेस कर रहा है. दोस्तों, इसके अलावा ऑलरेडी इस साल के लिए 2023-24 के लिए 10,000 करोड़ 27 स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट अनाउंस कर चुका है. तो 10,000 करोड़ ये डिजास्टर के लिए ऑलरेडी सारे स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट अनाउंस कर चुका है. इसके अलावा ये 180 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे. कुछ दिनों पहले हमने न्यूज देखी थी कि जो 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किए उसमें से 7,532 करोड़ ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 22 स्टेट्स के लिए रिलीज किए. इसमें से सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल रहा है. ये भी पॉइंट हमने कवर किया था. तो ये न्यूज हमने 2 दिन पहले कवर की है. फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आई थी कि जो 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किए उसमें से 7,532 करोड़ 32 करोड़ ये फिलहाल 22 स्टेट्स को प्रोवाइड किए गए. इन पैसे के अलावा एक्स्ट्रा पैसा हिमाचल को दिया जा रहा है. ध्यान रखेगा, डिजास्टर्स की जब भी बात होती है होम मिनिस्ट्री उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और होम मिनिस्ट्री ने इनके अलावा 3 स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया और जिसके लिए 8,000 करोड़ अलग से डिसाइड किए. बहुत सारा पैसा वाला नंबर है ना, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है. कि टोटल अमाउंट कितना है ये वाला, ठीक है, ये तो मोदी साहब ने अनाउंस किया था. अब इसी में से कुछ पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया 22 स्टेट के लिए, ठीक है. अब हिमाचल में बाढ़ आ गई तो एक्स्ट्रा पैसा होम मिनिस्ट्री ने हिमाचल को दिया. और इसके अलावा होम मिनिस्ट्री कुछ दिनों पहले 3 स्कीम अनाउंस कर चुकी है 8,000 करोड़ की फॉर डिजास्टर. सो मेनी थिंग्स फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये बढ़िया सा एक न्यूज है. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का रिपोर्ट अभी आने वाला है, आया नहीं है, बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा. यह रिपोर्ट नीति आयोग देती है और इस रिपोर्ट की शुरुआत 2020 में हुई. 20, 21, 22 ये तीसरा रिपोर्ट रहेगा. और बैक टू बैक दोनों रिपोर्ट में गुजरात सबसे टॉप में आता है. कि कौन सा स्टेट है जो एक्सपोर्ट के एंगल में फुल्ली प्रिपेयर्ड है, उस एंगल में ये रिपोर्ट प्रेजेंट होता है और गुजरात सबसे टॉप में आता है इस रिपोर्ट में, याद रखिएगा, ठीक है. तो ये रिपोर्ट किस बेसिस पे देते हैं?
नीति आयोग ये रिपोर्ट दे रही है, तो एक बार बेसिस देख लेते हैं कि किस बेसिस पे ये रिपोर्ट दिया जाता है। याद रखना, रिपोर्ट इज नॉट बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री, रिपोर्ट इज गिवन बाय द नीति आयोग। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये रिपोर्ट 17 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। एक बार रिपोर्ट रिलीज हो जाए तो हम टॉप मोस्ट स्टेट कौन सा उसके ऊपर बात करेंगे, बट लास्ट टाइम गुजरात वाज द टॉप मोस्ट स्टेट। अब इसका बेसिस देख लेते हैं, किस बेसिस पे रिपोर्ट देते हैं। देखिए, पॉलिसी पिलर्स, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो आपके स्टेट के अंदर किस कैसी पॉलिसी है एक्सपोर्ट के लिए, बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा, किस तरीके से बिजनेस सही तरीके से वर्क करते हैं कि उनको दिक्कतें जाती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस कैसे, उसके लिए कैसा परफॉर्मेंस है या कैसा सपोर्ट दिया जाता है, इस बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रेजेंट कर किया जाता है। तो 2020 में, फिर 21 में भी रिपोर्ट आया, ये 2022 का रिपोर्ट रहेगा जो अभी रिलीज होगा। हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन, जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एंड हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, ध्यान रखिए। बाकी तो रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, तो हम रैंकिंग के ऊपर फिलहाल बात नहीं करेंगे, बस ये रिपोर्ट आने वाला है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Wholesale price inflation rate in India contracts further to 4.12% in June from 4.38% in May. WPI और कम हो गया। क्या WPI में थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिली है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है निगेटिव में जाएगा, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो ये निगेटिव में जाएगा, तो -4.12%। ऑलरेडी ये -3.48% था, इट कॉन्ट्रैक्ट ना, ये रेड्यूस हुआ है। कई कई बार स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि सर 3448% से 4.12%, इसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा है, इसे तो बढ़ा हुआ लिखना चाहिए था, यहाँ पे निगेटिव का साइन है, ध्यान रखिएगा। कि अबे कम क्यों हुआ, फूड को साइड में रखिए, इट इज ड्यू टू मिनरल ऑयल्स, सम फूड प्रोडक्ट, नॉट एवरी, के बेसिक मेटल्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इवन जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, अगर होलसेल की, क्योंकि होलसेल है ना, तो वहां पे गिरावट है, रिटेल में इंक्रीज होते हुए दिखा, इसलिए सीपीआई बढ़ गया है और डब्ल्यूपीआई नीचे आ गया है। तो यही चीज यहाँ पे बेस ईयर 11-12 है, और डब्ल्यूपीआई इज नॉट गिवन बाय फिनेंस मिनिस्ट्री और एनएसओ, इट इज गिवन बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री, उनके द्वारा दिया जाता है। चलो, मैंने लास्ट टाइम ना आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था, वापस एक बार उस पॉइंट के ऊपर बात मैं कर लेता हूं। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट इट। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए। जी हाँ, अब WPI जब प्रेजेंट होता है तो WPI के अंदर नॉर्मली केवल कमोडिटीज कैलकुलेट की जाती है, देर आर नो सर्विसेज। कमोडिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो 3 पार्ट में ये WPI का डेटा कैलकुलेट होता है, याद रखना, WPI कंसिस्ट ऑफ कमोडिटीज ओनली। Commodities are further divided into 3 parts: primary articles, fuel and power, and manufactured product. WPI में एक और एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लेते हैं, फूड इंडेक्स। जैसे सीपीआई के अंदर भी फूड इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, WPI के अंदर भी फूड इंडेक्स अलग से कैलकुलेट करते हैं। फूड की वैल्यू इसके अंदर भी है, मेन जो है उसके अंदर भी फूड की वैल्यू है, पर अलग से भी उसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिएगा वेटेज, टोटल 100 का वेटेज है, आउट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज 64 है, उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स, देन फ्यूल एंड पावर। सो फ्यूल एंड पावर का वेटेज सबसे कम होता है। रीजन यही है क्योंकि फ्यूल एंड पावर की जब बात की जाएगी तो वो काफी फ्लक्चुएटिंग है ना, काफी चीजें चेंज होती रहती है, फ्यूल एंड पावर के वैल्यूएशंस डेली बेसिस पे बदलते, इसलिए उसका वेटेज थोड़ा कम लिखा हुआ है। देखिए, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इट कम्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, जिनके द्वारा WPI का डेटा प्रेजेंट किया जाता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक और बात, ये जो नंबर है ना, -4.12%, -3.48%, ये आपको याद नहीं करना है, बस इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एवरी मंथ डेटा चेंज होता है। सीपीआई एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन देता है। इतने बार बताने के बाद भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि हम बार बार बताते हैं, हम एवरी मंथ बात करते हैं कि सीपीआई फिनेंस मिनिस्ट्री नहीं दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन दे रहा है एनएसओ। WPI कॉमर्स मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफिस दे रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। G20 फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज FCBD मीटिंग। ठीक है, FCBD का फुल फॉर्म यही है, फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज, यही पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो अलग से सर्च मत करते बैठिएगा, यहां पे फुल फॉर्म आपके सामने है।
ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है इन गांधीनगर। अब मीटिंग का थीम देखिएगा, मीटिंग का थीम एक बार आपको दिखा देता हूं मैं, सॉरी। जी हाँ। सो पॉलिसी इशू कंसर्निंग बिग टेक एंड द फिनटेक इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट। सो बेसिकली फिनटेक कंपनियां या बिग टेक कंपनीज का रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज थर्ड पार्टी को हायर करते हैं बहुत सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, तो उसके वजह से क्या क्या रिस्क आ सकती है उससे डिस्कस करने के लिए। इसका पहला मीटिंग बेंगलुरु में हुआ, इसका सेकंड मीटिंग भी बेंगलुरु के अंदर हुआ, ये इसका तीसरा मीटिंग है जिसे गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया। एक बात याद रखिए, G20 का मेन पर्पस इकोनॉमी और फाइनेंस डिस्कस करना ही है। G20's मेन पर्पस इज टू डिस्कस फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स। उसी एंगल में G20 1999 में क्रिएट किया गया कि दुनिया की टॉप मोस्ट 20 इकोनॉमीज। अब इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते करते हम बाकी भी फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर होता है। जैसे इस साल से हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया स्टार्टअप कंपनीज को, तो जैसे जैसे मीटिंग्स बढ़ते गई वैसे बाकी बाकी सारे पॉइंट्स भी ऐड होते गए, पर मेन पर्पस G20 का ये फिनेंस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग सेक्टर, इसी को डिस्कस करना होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये मीटिंग बहुत मैटर करेगी। इनकी पहली दोनों मीटिंग बेंगलुरु के अंदर हुई है, ये तीसरा मीटिंग है जो गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। Project Gajak Kotha launched to control the human-elephant conflict in Assam. Human-elephant conflict is a very common thing, very very common thing. और ये बहुत बार देखने को मिलता है, बिकॉज एलिफेंट इज नॉट लाइक अ टाइगर कि जिसका एक एरिया रहेगा वहीं तक टाइगर सीमित रहेगा। एलिफेंट डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस, उसका एरिया वाला कंसेप्ट नहीं होता है। हम एलिफेंट रिजर्व की वैसे बात करते कि भाई इस एरिया में एलिफेंट कई बार पाए जाते हैं, पर एलिफेंट इज काइंड ऑफ अ वेरी फ्री एनिमल, वो कहीं भी जाता है। हम वैसे करते हैं बात, डिवाइड तो करते हैं, बट इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू कई बार देखने को मिलेगा कि हाथी घुस गए किसी रेसिडेंशियल एरिया में, हाथी घुस गए किसी विलेज के अंदर, इसीलिए प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एनिमल्स का भी अपना एक सोचने का, उनका भी अपना एक तरीका होता है, तो इसलिए शेर आपको या टाइगर्स आपको बेसिकली एक एरिया तक सीमित दिखेंगे। काफी कम बार ऐसा होता है कि टाइगर बहुत ज्यादा बाहर आ गए, बट एलिफेंट के साथ ये काफी फ्रिक्वेंट होता है। तो इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए प्रोजेक्ट गजा का अनाउंस किया गया आसाम के अंदर। लास्ट टाइम कर्नाटका गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट ने हनी बी होते बी, बी के आवाज से हाथी दूर भागते हैं, तो कई बार ये भी, इसका भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब बी कंसेप्ट का भी एक्सपेरिमेंट किया गया हाथी से बचने के लिए। कई बार इलेक्ट्रिक लाइंस डाली गई, पर उसके वजह से इंसान की भी डेथ हुई और हाथियों को भी नुकसान हुआ था, पर ये बी वाला कंसेप्ट बड़ा सक्सेसफुल है। कई बार तो ऐसा किया गया कि केवल बी की आवाज लगा दी, हनी बी नहीं लगा, केवल बी की आवाज लगा दी, तो उस आवाज से भी काफी इंपैक्ट हाथी के ऊपर होता है। अब प्रोजेक्ट गजा कोथा के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा, देखिए, engaging 1200 people to foster the coexistence. So basically elephant का behavior, ecology, cultural connections, इसे understand करते हुए we are trying to कि उनसे थोड़ा सा दूर या वो conflict को थोड़ा सा रोका जाए। इवन लोगों को अवेयर किया गया, लोगों को ट्रेन किया गया कि सपोज एलिफेंट माइग्रेट करता है तो उस समय कैसे बिहेव करना है, क्योंकि पैनिक करोगे देन एलिफेंट इज गोइंग टू अटैक, अदरवाइज द एनिमल इज नॉट गोइंग टू अटैक। ये भी देखना बहुत जरूरी है। अब ये तो क्वेश्चन यहीं पे बनेगा और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पे नहीं बनने वाले, बट एक पॉइंट देखना बहुत जरूरी है जिसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। भाई चलो ओपन हो जाओ। जी हाँ, कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, मैं ये शायद हैंग हो गया। मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, मुझे ये डिस्कस करना था एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। तो वी हैव टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स, उनका पूरा नंबरिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का वेबसाइट है, जहां पे एलिफेंट रिजर्व्स के नंबर्स और एरियाज लिखे हुए हैं। दोस्तों ये वेबसाइट बड़ी खूबसूरत है, यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसार साइट्स, सबकी लिस्ट मिल जाएगी एक ही जगह पे, तो यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट बना के रखी है, तो जिनको नहीं पता इसको आप बुकमार्क करके रखिएगा अपने पढ़ने के लिए, या यही से आप गो थ्रू कीजिए, तो आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट और हमारे पीपीटी का भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था,
सो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूज है आसाम की, उसे डिस्कस कर लेते हैं। Assam government performed Griha Pravesh ceremony for 3 lakh people under Prime Minister's आवास योजना। ना पीएम आवास योजना के अंदर गृह प्रवेश ये कंसेप्ट कई बार इंप्लीमेंट किया गया, कई सारे आ, आ, वन सेक यस, कई सारे स्टेट्स में आपने फंक्शन देखा होगा लास्ट टाइम, मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कर्नाटका। सो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, पीएम आवास योजना की बात करते हैं, 2015 में पीएम आवास योजना को क्रिएट किया गया। अर्बन एज वेल एज रूरल दो कैटेगरीज में योजना को बनाया गया। 2015 इस साल का अगर बजट देखा जाए तो 55 करोड़ का बजट, 25,000 करोड़ का बजट है अर्बन के लिए, और रूरल के लिए 54,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। तो इस बार पीएम आवास योजना जिसको 2015 में लॉन्च किया, दो पार्ट है, अर्बन एज वेल एज रूरल। अर्बन के लिए 25,000 करोड़ का बजट है, रूरल के लिए 54,000 करोड़ का बजट है जो गवर्नमेंट ने निकाल कर रखा। न्यूज सिंपल थे कि आसाम के अंदर गृह प्रवेश सेरेमनी रखी गई थी ताकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर बनाए गए उसमें लोग एंटर कर सके। ये ऐसी सेरेमनी काफी सारे स्टेट्स में ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये कुछ नया नहीं है, दिस इज नथिंग न्यू, बस न्यूज चल रही थी, सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। पर ये स्टैटिक पॉइंट की तरफ ध्यान रखिए, यहां पे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बन सकता है। यस, यहां पे आते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया लुक्स टू रेज्यूम ऑपरेशंस ऑफ स्टॉल्ड हाइड्रोकार्बन ब्लॉक इन ईरान। अब ईरान के अंदर ईयर 2000 में हमारे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के द्वारा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया गया था इराकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। सो ईयर 2000 ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ये कंपनी जो है ओएनजीसी की कंपनी है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसे 1965 में क्रिएट किया गया कि बाकी कंट्रीज में ओएनजीसी का अगर काम करना होगा तो ये अथॉरिटी काम करती है। सो ईयर 2000 में इराक के साथ इनका टाई अप हुआ था वहां के हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए। पर 2003 में ड्यू टू इंटरनल इश्यूज ऑफ इराक हमारा काम रुक गया था। 2003 में इसे फोर्स मैजोर कहते हैं। फोर्स मैजोर का मतलब है कि तुरंत उसे बंद कर देना। फोर्स मैजोर ये वर्ड कई बार इंश्योरेंस में यूज होता है, जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तुरंत नल एंड वॉइड हो जाती है, कैंसिल हो जाती है या उसे रोक दिया जाता है, उसे फोर्स मैजोर कहते हैं। सो 2003 में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का काम भी यहां पे रुक गया था। के याद रखना, ये काम ईयर 2000 में स्टार्ट हुआ, 2003 में रुक गया। अब ओएनजीसी सोच रही है कि वापस इसे स्टार्ट किया जाए, वापस इसे रिज्यूम किया जाए। इराक इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर ऑयल टू इंडिया। अगर इराक की बात की जाए तो इराक के एंगल में अगर देखा जाए तो इराक का सेकंड लार्जेस्ट सप्लाई इंडिया को हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इराक इज थिंकिंग। वैसे हमारा सबसे बड़ा सप्लाई रशिया से आता है, इराक के एंगल में उनका सबसे बड़ा इंडिया है, तो इसलिए इराक सोच रही कि ओएनजीसी के साथ वापस एक बार काम करना शुरू कर दे। सो ये अच्छी बात होगी, अगर हमारी कंपनियां काम करती है तो हमारे लिए ऑब्वियसली काफी बेनिफिशियल है। सो बगदाद इज द कैपिटल एंड दिनार इज द करेंसी ऑफ इराक। गूगल पे लॉन्चेस यूपीआई लेट टू बूस्ट द स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब ये कंसेप्ट एनपीसीआई ने लॉन्च किया था कि 200 रुपए तक के ट्रांजेक्शन जो है, 200 रुपीज तक के ट्रांजेक्शन बिना किसी कोड के, बिना किसी ओटीपी के, सॉरी ओटीपी तो नहीं होता है, पर बिना किसी पिन के आप कर सकते हो। यूपीआई लिट या यूपीआई लाइट, आपको जैसे प्रोनाउंस करना आप कर सकते हो। ये कंसेप्ट लास्ट ईयर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया। ये और फास्टर पेमेंट्स के लिए और फास्ट तरीके से हमारे पेमेंट हो सके, तो 200 रुपए तक के ट्रांजेक्शन ये बिना किसी पिन के आप कर सकते हो। ये तो ट्रांजेक्शन 200 तक के रहेंगे वन टाइम की बात की जाए, अगर एक टाइम ट्रांजेक्शन करना तो अप टू 200 रुपीज। इस यूपीआई लीड के अंदर आप 2000 तक का पैसा स्टोर कर सकते हो। तो यूपीआई लीड के अंदर 2000 तक का पैसा स्टोर कर सकते हो और 200 तक का ट्रांजेक्शन ये एक टाइम पे किया जाएगा, याद रखिएगा। तो अभी क्या हुआ, गूगल पे ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल जरूरी है। तो देखिए, ओनली लोड अप टू 2000 के 2000 तक का पैसा लोड कर सकते हो। एक दिन के अंदर आप 2 बार इसे लोड कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि टोटल लिमिट पर डे 4000 बन जाएगी, पर एक टाइम पे 2000 का पैसा लोड कर सकते हो। ट्रांजेक्शन कितना करोगे, वन टाइम ट्रांजेक्शन 200 रुपए का,
अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। तो विदाउट पिन ट्रांजेक्शन करने के लिए यूपीआई लिट को क्रिएट किया गया, यूपीआई लाइट को क्रिएट किया गया। वन टाइम ट्रांजेक्शन केवल 200 तक का कर सकते हो। यहां पे जो आपके पास वॉलेट है, जो ऐप है, उसमें 2000 तक का पैसा आप एक टाइम पे स्टोर कर सकते हो, उस यूपीआई लीड के अंदर एक टाइम पे स्टोर कर सकते हो। ऐसा 2 बार, दिन में 2 बार, मीन्स टोटल 4000 का पैसा आप उसमें डालो। जैसे अभी गूगल पे का यूपीआई लीड में 4000 तक का जाएगा, पर वो एक साथ नहीं, 2-2000 के 2 इंस्टॉलमेंट्स में। अगर मुझे ट्रांजेक्शन करना है बिना पिन के, बिना किसी पिन डाले हुए, तो केवल 200 तक का ट्रांजेक्शन एक टाइम पे हो सकता है, यह अनाउंस किया गया। सो पेटीएम, फोन पे, भीम, इन्होंने ऑलरेडी इसे इंप्लीमेंट किया हुआ है, अभी गूगल पे ने इंप्लीमेंट किया। फोन पे के बाद सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन ये गूगल पे के थ्रू होते हैं, ध्यान रखिए। तो ऑलरेडी ये लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं और लास्ट ईयर इसका अनाउंसमेंट किया गया था बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और आरबीआई ने इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब की है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये 3 आईआईटी से भी टॉप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड बाय यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस रैंकिंग के अंदर ये आईआईटी को भी पीछे छोड़ दी है और सबसे टॉप मोस्ट बनी हुई है इंडिया की। ये रैंकिंग देता कौन है? दिस रैंकिंग इज गिवन बाय टाइम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, और ये रैंकिंग यंग यूनिवर्सिटीज की है। तो इसमें वो जो बड़ी बड़ी आईआईटीज है वो नहीं आ रही है। सो आईआईटी मद्रास वो नहीं, यंग यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, जैसे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी मंडी, इनसे भी अच्छा एलपीयू यहां पे बन रहा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 2005 में एलपीयू को क्रिएट किया गया, 2005 में एलपीयू बना हुआ है। सो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां पे डेफिनेटली बन सकते हैं। सबसे देखिए, ये रैंकिंग देखना, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, केवल यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं है, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, और द रैंकिंग इज गिवन बाय टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और जिसमें एलपीयू इंडिया का टॉप मोस्ट है। बाकी आईआईटीज वर्ल्ड में, सिंगापुर का नैनयांग टेक्नोलॉजी ये टॉप में जाता है अगर यंग यूनिवर्सिटीज की बात की जाए। दैट्स इट, दैट विल बी इनफ ओवर हियर। या इतना इनफ रहेगा। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर लॉन्चेस NMACC बचपन। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर इज इन मुंबई, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। एप्पल का स्टोर जहां पे ना, पहला स्टोर बीकेसी एप्पल, इंडिया का पहला एप्पल स्टोर, उसी प्रीमाइसेस में ये कल्चरल सेंटर है। वहां पे बचपन नाम का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, अ फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन। बाकी यहां पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। सो 2 से 14 साल के बच्चों के लिए, एंड द फेस्टिवल विल बिगिन ऑन जुलाई 20। 11 दिन का फेस्टिवल रहेगा, बाकी तो इनफ है। ये बड़ी न्यूज है। डीबीएस नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक फॉर कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बाय यूरो मनी। यूरो मनी के अवार्ड्स आते हैं हर साल और बड़े फेमस अवार्ड है। सो वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इंडिया के अंदर भी इस बैंक के ब्रांचेस है। पीयूष गुप्ता सर ये डीबीएस बैंक के सीईओ है वर्ल्ड लेवल पे, याद रखिएगा। एंड रजत वर्मा सर ये इंडिया के। सो रजत वर्मा सर डीबीएस इंडिया के एमडी सीईओ, एंड पीयूष गुप्ता सर ये डीबीएस के ओवरऑल सीईओ, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसको अवार्ड मिला है बेस्ट बैंक इन द सीएसआर कैटेगरी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बेसिकली किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से कॉर्पोरेट्स, जो कॉर्पोरेट ना बहुत बार सोसाइटी के लिए फंड खर्च करती है, तो वो किस तरीके से मैनेज करता है इसके लिए। सो दे गॉट दिस अवार्ड, दैट्स इट, बाकी तो इनफ रहेगा। लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल। नोमैडिक ट्राइब होती है, ट्राइब्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, उन ट्राइब्स के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ध्यान रखना, लद्दाख नोमैडिक ट्राइब, बाकी तो यहाँ पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री का ये फेस्टिवल है, जिसे 15 15 एंड 16 ऑफ जुलाई ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इनफ। यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। आज का सेशन हमारा रिकॉर्डेड मैनर में था, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर डाल दीजिए। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पे कितना जीएसटी रिकमेंड किया है? Then Ash Gardner has named as a ICC women player. She is from which country? Ashley Gardner, ये उनका नाम है वैसे। SBI Card Payment Service has appointed Abhijit Chakravarti as MD. He had replaced whom? किसे रिप्लेस करते हुए ये MD CEO बने हुए हैं?
सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। और ये आज का आखिरी दिन है मॉनसून धमाका सेल का, और आईबीपीएस क्लर्क का बैच आपको केवल 575 के अंदर मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इनटू दिस बैच, ओके। और एनरोल करने के लिए क्या करना है आप सबको पता है, यू जस्ट नीड टू यूज दिस कोड, ये कोड आपको यूज करना है, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपके साथ मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा दोस्तों, बाय।